बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं माहिर कानून और ऐसे माहिर कानून जो बहुत बेबाक गुफ्तगू करते हैं और बेलौग भी कह लीजिए। और दूसरी बात ये भी है कि सियासी तौर पर उनके नज़रियात बड़े मजबूत हैं और लबो लहजे के एतबार से भी जितनी स्ट्रेंथ उनके लबो लहजे में नज़र आती है उतनी ही उनके किरदार में भी है। और अमली सियासत हो या फिर वो सियासत जो कानून के साए में पल रही हो, उसमें उनका किरदार बड़ी अहमियत का हामिल है। हमारे साथ आज मौजूद हैं बेहतरीन सियासतदान, बेहतरीन कानूनदान जनाब अज़हर सिद्दीक़ साहब। आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें वक्त दिया। और बावजूद बहुत सारी, मैं समझता हूँ आपकी एक्टिविटीज़ आजकल ऐसी हैं कि हम जब सुबह से देखते हैं तो अगरचे इमरान खान साहब पर पाबंदी है मीडिया पर, लेकिन लगता है सारा मीडिया आप पर मेहरबान है। नहीं, बस कुछ नहीं है। असल में बात सिर्फ इतनी है कि ज़रा सच बोलना चाहिए इंसान को, और दिल में नहीं रखनी चाहिए, अंदर नहीं रखनी चाहिए, निकाल देनी चाहिए बाहर। बाकी जो वक्त बाहर है वो अंदर नहीं है, और जो रात अंदर है वो बाहर नहीं है ना जी। ये तो याद रखिएगा, जो गोली अज़हर सिद्दीक़ के लिए बनी है तो अज़हर सिद्दीक़ के लिए, वो किसी और को तो लगनी नहीं है ना जी। अल्लाह आपको ज़िंदगी सेहत दे। ऐसा नहीं, आमीन। आप जैसी आवाज़ जो है ना वो बुनियादी तौर पर हम सब के लिए भी एक रहनुमाई का ज़रिया बन जाता है। और अब नौजवानों में शायद आपको इसका इल्म है या नहीं है, बहुत मकबूल है। क्योंकि मैं बतौर एक कॉलेज लेक्चरर के तौर पर बात कर रहा हूँ, जब मैं क्लास में गुफ्तगू करता हूँ तो यकीन करें कि जो 17-18 ईयर्स का स्टूडेंट है वो आपको बड़ी अच्छी तरह जानता है। यानी मुझे खुशी होती है इस बात से कि कम अज़ कम हमारे स्टूडेंट्स को हमने इतनी पॉलिटिक्स सिखा दी है कि सही क्या और गलत क्या, उसमें आप जैसे लोगों का बहुत बड़ा रोल है। देखिए, उसकी वजह ये है कि मैं भी आखिर अब उस नौजवानी की उम्र से, जवानी से नौजवानी से जवानी, जवानी से नौजवानी, मतलब बुढ़ापे की उम्र में आ गया। तो मैंने ये कमी महसूस की थी, और मैंने वकालत में भी आया तो वकालत में भी इस तरह से है कि मेरे एसोसिएट्स जितने भी मैंने रखे, मैं उन्हें रिटेनर्स पे रखता हूँ, उन्हें सिखाता हूँ, बात करता हूँ और यहाँ प्रमोट करता हूँ। यानी मैंने ये नहीं सोचा कि जो मेरे पास है ये मैं रख के अपने पास रख लूँ और किसी को ना दूँ। मैंने ये कोशिश यही की, और अल्लाह ताला का शुक्र है, क्रेडिट तो बहरहाल इमरान खान का है कि वो आम आदमी को कहाँ तक ले गए। मेरी भी कोशिश यही रही है कि मैं उन चीज़ों को उसी तरह लेकर चलता रहा, और आज लोग शायद पसंद करने की एक वजह यह भी है कि जहां बेबाकी है ना सच्चाई है, वहां वहां अहमियत है, इनकी इज्जत और तौकीर है मेरे लिए। मैंने वो कोशिश की है, बाकी अल्लाह बेहतर समझ। सर, एक छोटी सी बात है कि शेख रशीद साहब जैसे भी उन्होंने पॉलिटिक्स की, लेकिन उनकी बातें जो है ना लाइक हॉट केक सेल होती थी। और उसके बाद मैंने मीडिया में आपकी बातों को सेल होते देखा है। मेरे ख्याल से क्योंकि शेख रशीद साहब बहुत दफ़ा मिनिस्टर रहे, या यूँ करिए जैसे मिनिस्ट्री का एक अपना रोब भी होता है, आप अगरचे उस फील्ड से दूर भी रहे, लेकिन आपकी बातें अब असर अंगेज बहुत ज़्यादा हो गई हैं। तो इस पर आपको ज़्यादा खुशी महसूस होती होगी, और जो आपकी स्ट्रगल है सारी, उसको मेरा ख्याल है कि ये समर है उसका। देखिए, सच्चाई जो है ना, और जुबान से जो बात निकलती है वो असर रखती है। जब आप अंदर से आप मुनाफिक हैं, या आप तय करके निकले कि आपका एक टारगेटेड एजेंडा है ना, उसका असर नहीं होना। ये क्रेडिट जाता है मेरी वालदैन का, मेरी वालदा साहबा का। तरबियत यही है। वो गल बड़ी पंजाबी च गल बड़ी ठेठ गल करते सन, कहने से पुत्र झूठ बोलिया, गलत गल कीतिया, पूरा असर तो थोड़ी देर लिए हो जाएगा, लेकिन वो कल जाके तेन बड़ा नुकसान देगा। इसलिए थोड़ी जी तकलीफ बर्दाश्त कर लै, गल सच बोल। हो सकता वक्त और दिक्कत हो, लेकिन दूरस नताइज बड़े होंगे। तो एक्चुअली दैट्स व्हाट इट इज, दैट्स व्हाट इट इज। आप वक्ती तौर पर तो महसूस करते हैं ऐसा, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपको उसके फायदे कितने हैं। और सच तो बोलना चाहिए ना। आजकल आपको पता है जस्टिस काजी फाइसा जैसे लोग, वैसे जैसे मजाक मैं कर रहा हूँ, कि वो जब बात करते हैं कि सादक और अमीन हम नहीं हो सकते, जज नहीं हो, ओ भाई क्या मतलब, भाई वो समझने की बात है। भाई आपको कौन कह रहा है कि रोजाना की लाइफ के हवाले से बात, ये बात हो रही है नॉमिनेशन पेपर की हद तक। आपने कागज लिख के दे रहे हैं यार, उसपे तो सच बोल दो यार, उसपे तो अमीन बन जाओ ना। अगर नहीं बनना चाहते तो ये किसने कहा हजरत कायदे, हजरत कायदे आजम बेईमान नहीं होते। जिस तरह आज बात लोग कहते हैं जजेस बेईमान है, लोग कहते हैं सियासतदान बेईमान है। चले मान नहीं है, जाहिरा बेईमान है, लेकिन जब आप कागज भर रहे हैं, जब आप लिख रहे हैं नॉमिनेशन पेपर, उस वक्त सच बता दो। ये सिर्फ ये जो है ना, ये जो सादक और अमीन होना है, सिर्फ उस हद तक है, उससे ज्यादा नहीं है। अच्छा सर, आज सेनेट में करारदाद पास हुई, ये एक बड़ा हॉट सा टॉपिक है, और
पॉलिटिकली चूँकि आपकी बहुत ज़्यादा अवेयरनेस है और बहुत निगाह भी है, यानी एनालिसिस आपके बड़े सॉलिड है, और फिर कानून बहुत अच्छे से समझ जो हम नहीं जानते। सुनने वालों को कानूनी एतबार से ये बात आप अगर समझा दें कि सेनेट की जो करारदाद पास हुई है, इसका इफेक्ट क्या कोई जो हो रहे इलेक्शंस इस पर है? देखिए, मैं एक बात तो मैं अर्ज करता चलूं, लफ्ज ही करारदाद है, रेजोल्यूशन, रिजॉल्व करना। जी जी, रिजॉल्व के पीछे बैकिंग होनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे। नहीं, इलेक्शन होने 90 दिन में, कॉन्स्टिट्यूशनल बाइंडिंग, बिल्कुल आर्टिकल 224 है, बड़ा क्लियर है, और वक्त से पहले असेंबलियां तहलील करेंगे 90 दिन, वरना 60 दिन। तो असेंबली अगर कोई करारदाद पास कर दे, उसकी बैकिंग क्या? बैकिंग कोई नहीं है फोर्स, या तो कानून कानून के मुताबिक चीज आए, फिर तो उसकी बैकिंग अपनी जगह पर मौजूद है। और आइन में कुछ कहा हो, सेनेट ये गालिब दिल के बहलाने को ख्याल अच्छा है, ख्याल अच्छा है ये, और ये बदनीति पर मबनी है। और ये आप अगर देखा जाए तो ये रेजोल्यूशन अगर देखा जाए तो ये असूली तौर पर तो तौहीन अदालत भी है। मैं आर्टिकल 6 की बात नहीं मानता इस बात तक कि आर्टिकल 6 से तो कोई ताल्लुक नहीं है इस बात का। हाँ, तौहीनी अदालत जरूर है, और जस्टिस काजी फाइज साहब के लिए है। अब इम्तहान का वक्त कह दें, उन्होंने कहा था कि इलेक्शन पत्थर पे लकीर है, तो अब देखते हैं। ये वैसे तो कागज की जो कागज की जो करारदाद है ना, ये पत्थर की लकीर को कुछ नहीं कह सकता, लेकिन कोई पता नहीं किसी वक्त पत्थर की लकीर जो है ना, ये जो कागज का टुकड़ा भी है, अगर ये शीशे का हो जाए तो शीशा फिर पत्थर भी काट देता है, आपको पता है। और यही पत्थर अगर प्लैटिनियम की शक्ल में आ जाए या ये हीरे की शक्ल में आ जाए तो फिर पत्थर तो कट सकता है ना जी। सर एक और माहिर कानून अजहर सिद्दीकी साहब से पूछ रहा हूँ, इमरान खान साहब क्या फ्यूचर देखते हैं? इमरान खान साहब फ्यूचर ताबनाक है। देखिए, मैं कानूनी तौर पर बात मैं कानूनी कानून पहले मैं इस तरह बात पहले जरा इखलाकी प्यार मोहब्बत की बात कर रहे नजर। इखलाक प्यार और मोहब्बत में देखे तो उससे तो अभी तक कोई रहा नहीं सका। कानूनी तौर पर देखे तो केस कोई भी नहीं, तोशाखाना जीरो केस है। आज ये मेन अपील सुनेगी तो जीरो हो जाएगा। साइफर में देखा जाए तो आपने देखा जमानत होगी तो वहां भी कुछ नहीं है। बाकी ये एवन फील्ड, अल अजीज, ये एवन फील्ड आ जाए, सॉरी 190 मिलियन पाउंड आ जाए, अलकादर आ जाए, तो शाखाना ये भी कुछ नहीं है। 9 मई में बराह से इमरान खान साहब इन्वॉल्व नहीं, तो मैं तो कुछ नहीं देख रहा। वक्ती तौर पर जेल में रखा हुआ है, जबरदस्ती दबा कर, प्रेशर डालकर बाइज्जत भरी होना है उन्होंने। और मैं तो 15 जनवरी तक देख रहा हूँ, और मैं बार बार कह रहा हूँ। ये मैंने इसलिए पूछा कि चूंकि मैंने माहिर कानून की बात की, अजहर सिद्दीकी साहब बड़ी सीधी बात करते नहीं, इसी में आपने 15 जनवरी तारीख दी, तो इसका मतलब इसके राउंड अबाउट कुछ ना कुछ होने वाला। बिल्कुल, लेकिन मैं तो कैलकुलेटेड बात कर रहा हूँ कि जो सब चीजों को मैं इकट्ठा रख कर देखूं तो उससे मुझे अंदाजा है कि 15 जून तक इंशाअल्लाह अजीज इमरान खान बाहर आ रहे हैं। अमली तौर पर इलेक्शन में आना आपका अब कुछ आप पर आ जाते ना खान साहब, तो यकीनन पूरी कौम के हीरो हैं, लेकिन अब अजहर सिद्दीकी साहब अमली तौर पर सियासत में आते हैं, उनका मुकाबला या तो होता है शेख रोहील असगर से या होता है अयाज सादिक साहब से, क्योंकि मेरी इत्तला के मुताबिक इस वक्त तक अयाज सादिक साहब को टिकट नहीं मिला। जो टिकट है वो शेख रोहील असगर को शॉर्टलिस्ट कर लिया गया है, यानी मुस्लिम लीग नवाज की तरफ से। अगर 8 फरवरी को इलेक्शन होते हैं, जाहिर है आपकी एक अपना एक असर है, लेकिन शेख रोहील असगर साहब की वहाँ बड़ी रूट्स हैं उस एरिया में। वो जिस तरह भी रूट्स बनी, मैं उस पर नहीं जा रहा, लेकिन उनकी रूट्स हैं, तो आप उतना हार्डवर्क करने के लिए तैयार हैं? 120। मैं एक बात बता दूं, मैं कोई रवायती सियासतदान तो हूँ नहीं, और मैं एक दौर में मैं चूंकि हाउस एरिया में हूँ, मैं अब तो वो शेख रोहील असगर का एरिया रहा नहीं है, जो कि जीटी रोड के उस साइड पे है, शालीमार टाउन वाली साइड पे। वो पुराना एरिया कभी दौर में उनके होता था, ये तो अब सड़क के इस तरफ का एरिया आ गया हुआ है। यहाँ ये अपनी जगह है, आपकी पॉकेट्स लेना, बरादरी के वोट लेना अपनी। इस वक्त लड़ाई कुछ और है, लड़ाई इस वक्त इमरान खान की। अजहर सिद्दीकी इमरान खान का कैंडिडेट होगा। मैं कोई जाती लड़ाई नहीं लड़ रहा, जाती लड़ाई लड़ रहा तो फिर बात कुछ और थी, फिर मेहनत भी तकदो भी होती, मेहनत करनी पड़ेगी, वो मेहनत करेंगे, दिन रात एक कर देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये इस वक्त लड़ाई है बल्ले की, इमरान खान की। और इमरान खान ग्राउंड से अगर वो 10,000 वही वाले वोट लेके निकले है ना, तब भी मैं नहीं समझता कि मुश्किल काम है, वो इमरान खान के कैंडिडेट से जीत नहीं सके। सर ने बल्ले की बात की, बल्ला आपका इंतखाबी निशान होगा? बिल्कुल है, रहेगा, होगा, इलेक्शन होंगे, बल्ले पे होंगे। वक्ती तौर पर आप जो मर्जी लटका दे, लेकिन कितना का लटकाएंगे एक्चुअली
शाटे बल्ले से शाटे नहीं, वो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मैं कानूनी एतबार से बात कर रहा था, क्योंकि अभी तक देखिए ना, जो पेशावर हाई कोर्ट का फैसला आया, फिर उसे बेंच ने जो है वो आपको पता कि मुअत्तल कर दिया या ख़त्म कर दिया, तो लाहौर हाई कोर्ट ने वो दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार दे दी। तो मैं इस सिनेरियो में देख रहा हूँ कि आप तो चूंकि अदालतों में रोज़ जाते हैं, जजिस के मिजाज से वाकिफ़ है, अदालतों के मिजाज से वाकिफ़ है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं उसी पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। देखिए मैं सिंपल सी बात कहूँ, देखें बात बड़ी वाज़ेह है, वो ज्यादती हुई है। इलेक्शन कमीशन का ये इख्तियार नहीं है कि आप भले का निशान वापस ले लें। ठीक है, इंटर पार्टी इलेक्शन में आपको गलतियां महसूस करते हैं तो फिर क्या हो गया, पार्टी पे बैन लगाना है ना, तो आर्टिकल 17 पर दिया हुआ है, आर्टिकल 17 में तरीकाकार भी दिया हुआ है। तो आप ऐसे तो नहीं पार्टी का भले का निशान लेके पार्टी पे बैन ही लगा दिया ना, पार्टी इलेक्शन नहीं लड़ सकती। जब पार्टी इलेक्शन नहीं लड़ सकती तो मखसूस नशिस्तें, बाकी सारा प्रोसेस कैसे वो देखेगी। तो फिर ये सारे प्रोसेस को अगर उठाकर आप देखें तो इससे बात तो बड़ी वाज़ेह है ना। वसी तौर पर दिक्कत है, भूल भुलैया हैं, कुछ जिग जैग पे चल रहे हैं आप, लेकिन अल्टीमेटली जाके ये रास्ता सीधा ही होना है, और सीधा भले का रास्ता। सर 9 मई हमने उसको बहुत हाईलाइट कर दिया, या जो भी इंसिडेंट है, आप क्या समझते हैं कि ये जो इंसिडेंट है इसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, यानी ज़ाहिर मकबूल जमात है, इससे कोई दो राय नहीं, लेकिन उसको कोई इंटरनेशनल लेवल पे या नेशनल लेवल पे ऐसा इफेक्ट हुआ कि जिससे वो डैमेज हुई होगी? देखिए इसमें तो कोई शक नहीं है कि 9 मई के साने के या 9 मई के रेपरकशंस का नुक्स बहुत, आज पीटीआई अगर कॉर्नर पे की जा रही है, जैसे ग्राउंड से हटाया जा रहा है, तो 9 मई की एक वजह बनी है। हालांकि 9 मई पीटीआई का मैं नहीं समझता कसूर है, वो जिन लोगों ने, चंद दोस्तों अहबाब ने अगर ये काम कर दिया है, उसका पीटीआई पे मत डाला जाए। पीटीआई ने कोई दहशतगर्द तंजीम तो है नहीं, और जो बैंड ऑर्गेनाइजेशन है ना, उनसे कोई ताल्लुक है उसका। और हमने, मुझे ये भी पता है कि पीटीआई जो है ना एक साफ जमात है। हालांकि आपको पता है टेररिस्ट विंग बड़ी बड़ी सियासी जमातों के दौरान मौजूद हैं, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है इसके ऊपर मौजूद हैं, लेकिन 9 मई का नुकसान बहुत हुआ है। हमने भी कहा है, हमने माजरत भी की है, लेकिन 9 मई का आप ये पीटीआई पे डालना ये ज्यादती है। इमरान खान का कोई कंसर्न नहीं है 9 मई के साथ। लेकिन खान साहब तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड गुफ्तगू करते रहे, और वो कहते रहे फौज भी मेरी है, रियासत भी मेरी है, तो जाहिर है इसमें तो ऐसा हो नहीं सकता। मैं ये नहीं कह रहा कि खान साहब ने, मैंने सिर्फ एक क्वेश्चन आपसे किया था कि इफेक्ट इसका कोई नज़र आता है। लेकिन दूसरी बात सर, एक और बड़े सीधा सा सवाल और सीधा ही जवाब, आपकी जिस तरह की पर्सनैलिटी उसके मुताबिक चाहिए, इलेक्शन होंगे? मेरी कैलकुलेशन तो बहुत पहले से है कि जो ये निज़ाम लाया गया हाइब्रिड, ये इलेक्शन कराने के लिए लाया गया, इंस्टॉल किए गए हैं लोग, और आपके सामने निगरान हुकूमतें 90 से ज़्यादा चल नहीं सकती थी, वो साल होने को आ जाएगा। पंजाब का, खैबर पख्तून का, फिर वो अपना जो वाकई हुकूमत आई वो भी 90 दिन से ज़्यादा जा चुकी हुई है। बज़ाहिर तो ये जो चेस बोर्ड या प्लान तो वो यही बनाया है, लेकिन मैं अभी फ़िलहाल इलेक्शन देख रहा हूँ। 8 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने पैरा देने का कहा है, पत्थर पे लकीर का कहा है, और अगर और ये सारा कुछ 15 जनवरी तक आपको क्लियर हो जाएगा। 15 हर जो धुंध के जो बादल है ना, वो सब जब सब झट जाएंगे, ठीक हो जाएगा। अब एक पॉलिटिशियन होने के नाते आपको क्या लगता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कितनी सीट्स जीत सकती है अगर इलेक्शन हो जाते हैं तो? देखिए 2 बातें हैं, एक तो खाली इलेक्शन हो जाना है ना, इलेक्शन हो जाना और बंदर बांट तय हो जाना, तो वो फिर बात और है। अगर साफ नहीं हो सकती, जो हालात चल रहे हैं वो आप भी जानते हैं। मैं फर्स्ट टाइम बंदरबाट करने वाले भी मुश्किल में इसलिए हैं कि आपकी 70% ज्यादा पॉपुलेशन सर यंग जनरेशन है। यंग जनरेशन जो है। एक बात बता दूं आपको, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2/3 अक्सरियत से जीतेगी। 70% से ज्यादा सीटें जो है ना एक्सपेक्टेड है हमारी यहाँ। 5 करोड़ 30 लाख वोट है, वो जो 18 ईयर्स से लेकर 40 ईयर्स तक है, तो जाहिर है उसमें से तकरीबन जो अपनी यानी इदारों की भी कैलकुलेशंस है, उसमें तकरीबन 90% वोट जो है वो इमरान खान का। तो उसको अगर कैलकुलेट करें तो उसके मुताबिक जो आप बात कर रहे हैं वो 100% सही है। बाकी दोनों सियासी जमातें 1/3 पे आएंगी, बिल्कुल ऐसे। और जितनी भी 16 सियासी जमातें हैं उनमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 2 नंबर पे देख रहा हूँ। पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो नून है वो मैं 3 नंबर पे दे रहा हूँ। कई लोगों की जमानतें जब्त होंगी, और बाकी जमीयत उलमा इस्लाम जैसे लोग हैं वो बेचारे सीखे ही मारते रह जाएंगे। सर कोई सीट भी लगना, सीट एडजस्टमेंट अभी तो फिलहाल कोई इरादा नहीं। पीएलपी के साथ कोई ऐसी बात? देखिए मेरा जहाँ तक ख्याल है ना, देखिए हम ख्याल लोगों के साथ एडजस्टमेंट होनी चाहिए, मैं खुद इस बात का कायल हूँ।
मैं आज भी समझता हूँ, TLP के साथ भी मैं समझता हूँ, मैं जमात इस्लामी के साथ भी समझता हूँ, मैं सुन्नी तहरीक के साथ भी समझता हूँ। ये इन सब के साथ बैठकर बात होनी चाहिए और हर्ज कोई नहीं है कि जहाँ बैठकर आप सीट एडजस्टमेंट की तरफ जाएं और बैठकर फैसले करें। तो ये हम चाहते हैं कि अजहर सिद्दीकी साहब फौरन अमली सियासत में ऐसे आए कि जिस तरह कानून में आप डोमिनेट हुए हैं इसमें भी डोमिनेट हो। उसकी रीज़न मैं सर बताता हूँ। हमारे यहाँ हमने जो पॉलिटिशियन देखे अपनी लाइफ में सर, वो वेल एजुकेटेड बहुत कम लोग थे। मैं ये नहीं कहता सारे ही कोई ऐसे थे कि पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन वेल एजुकेटेड बहुत कम लोग पॉलिटिक्स में आए, या सक्सेस गेन करने के बाद बहुत कम लोग पॉलिटिक्स में आए। आपने सक्सेस भी गेन की, फिर आपने उस पार्टी का इंतखाब किया जो इस वक्त जेर इताब है किसी ना किसी सूरत में। ये एक चैलेंजिंग सिचुएशन है ना। नहीं, उसकी वजह ये भी है, मैंने कभी चढ़ते सूरज को सलाम नहीं किया, कमाल बात की आप। कभी चढ़ते सूरज को सलाम नहीं किया। इंसान मुश्किल हालात में, मुश्किल वाकयात के अंदर साथ देता है और गिरतों को संभाल लेना ही बड़ी बात है, कोई आसान की बात नहीं है। इमरान खान के साथ खड़े होने की वजह ये है, उसके साथ ज्यादती हो रही है, और जो लोग ज्यादती कर रहे हैं उन्हें सोचना चाहिए। तो हम जितना कुछ कर सकते हैं वो हम इसलिए कर रहे हैं, और मेरा रब बेहतर समझता है। मेरा रब अगर इसे इज्जत देने वाला है तो इंसान कौन हो इसे गिराने वाला। और तो इज्जत मंतशा व तुजिल मंतशा बियदिकल खैर, ऐसे नहीं है जी। सर आखिर में एक आखिरी सवाल, सिर्फ आपने जिंदगी का जो हिस्सा गुजारा उससे बिल्कुल मुतमईन है? प्लीज याद रखिएगा, मैंने ना मुझे असल में मेरी तरबियत में जहाँ मेरी वालिदैन का बड़ा हाथ है, वालदा का बड़ा हाथ है, टीचर्स का बड़ा हाथ है। मुझे ना एक मजमून बार बार पढ़ाया गया और वो बड़ा जबरदस्त मजमून था, मौलाना मोहम्मद हुसैन आजाद का था, इंसान किसी हाल में खुश नहीं रहता। बिल्कुल सही। अच्छा, और मैं तजवीज दूंगा हर एक को वो जरूर पढ़े। जब वो पढ़ लेगा उसे समझ आ जाएगी कि रब का एक निजाम दिया हुआ है, अगर मुझे किसी काम के लिए मुंतखब किया मेरे रब ने, मुझे वही रहना है, मुझे जबरदस्ती उसके खिलाफ नहीं चलना। और इसीलिए तो फिर कहा है इंसान किसी हाल में खुश नहीं रहता। बहरहाल मैं जहां हूं, अजहर सिद्दीक मुतमईन है। अजहर सिद्दीक को अगर 2 वक्त की रोटी नहीं भी मिली तो कोई परेशानी नहीं है। अजहर सिद्दीक ने ऐसा कठिन भी वक्त गुजारा, इसमें कोई शक नहीं है। एहसानमंद हो सरबे पाक का कि सांस दिए, मुश्किल से मुश्किल हालात में उसने आसानियां और आसाइशें दी। सर आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें बड़ा वक्त दिया और बड़ी अच्छी गुफ्तगू। अब आपसे नेक्स्ट मुलाकात इंशाल्लाह हमारी आपके इलेक्शन कैंपेन के दौरान होगी। बहुत शुक्रिया जी। उसमें उम्मीद है कि उस कैंपेन को आप इतना सॉलिड चलाएंगे कि अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। और चूंकि आपकी कामयाबी बुनियादी तौर पर उस तबके की कामयाबी है सर जिसका ताल्लुक तालीम से है या कानून से है। तो पाकिस्तान में तालीम और कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए। तो आप एक होप बनकर सामने आए हैं, अल्लाह आपको कामयाब करे। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात का सिलसिला जारी रहेगा और अब इलेक्शन कैंपेन के दौरान आपसे मुलाकात लाजमी होगी सर। बहुत शुक्रिया।